Properties of conductor. में लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे थियरी ऑफ मल्टीपल प्लेट्स। माइक लगा रहे हैं क्योंकि आजकल ऊर्जा कम ले रहे हैं तो बिना माइक के बहाने में दिक्कत है। थियरी ऑफ मल्टीपल प्लेट्स हम लोग पढ़ने वाले कंडक्टिंग प्लेट्स रखेंगे एक से ज़्यादा। ठीक है, तो मल्टीपल कंडक्टिंग प्लेट्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ मल्टीपल कंडक्टिंग प्लेट्स। तो जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। अगर एक प्लेट है हमारे पास तो इस एक प्लेट पे अगर हमने क्यू चार्ज दिया है और ये आइसोलेटेड भी है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कोई इसके आसपास, तो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये चार्ज आधा आधा डिवाइड होता है Q/2 और ये यूनिफॉर्मली सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे ऐसे। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q/A एप्सिलॉन नॉट और इस तरफ भी होगी Q/A। तो Q/2 होती है कि Q होती है Q/2A एप्सिलॉन, राइट। भाई एक सरफेस की वजह से होगी Q/2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। सिंगल प्लेन चार्ज की फील्ड क्या होती है σ/2 एप्सिलॉन। तो σ/एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो, है ना, σ/एप्सिलॉन नॉट भी होती है। और सिग्मा क्या होता है यहाँ पर Q/2। नॉन कंडक्टिंग शीट में सिग्मा Q/A होता है, अंतर होता है। तो ये तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह से। अब अगर मान लो दो एक इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एक प्लेट है हमारे पास, इसे हमने Q चार्ज दे दिया, एरिया A है और इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखा गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल देगी। आप समझ रहे हो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, राइट। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरफ चार्ज अगर Q होगा, इस तरफ Q माइनस Q होगा। क्योंकि आइसोलेटेड अभी भी है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, चार्ज अभी भी कंजर्व रहेगा, लेकिन बराबर बराबर नहीं होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि इधर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करेंगे तो इधर का चार्ज कुछ इधर से मिट के आ जाएगा, फोर्स इधर की तरफ रहेगा। तो कहीं ना कहीं in presence of electric field, external electric field, charge distribution on the surface of conductor changes। चाहे वो किसी भी शेप की बॉडी हो, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है कि कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने। अभी तो ये है कि दोनों पे बराबर है, जितनी लेफ्ट वाला प्लेन जितना अंदर राइट की तरफ प्रोड्यूस करेगा, राइट वाला प्लेन अंदर उतनी लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस करेगा। तो कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट P पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन यहां पर आप सोचिए ना, देयर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट। तो यहां पर मैं P पॉइंट पे बात करूं तो कुछ इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव है प्लस कुछ यहां पर होगा। अब आप सोचिए कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर नेट फील्ड आ जाएगी E0। तो अगर रिजल्टेंट फील्ड इसकी एक्सटर्नल फील्ड E0 है तो उसको कैंसिल करने के लिए जो चार्जेस प्लेट पे मौजूद हैं इनकी फील्ड कुछ अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। इसका मतलब इधर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इधर कम होना चाहिए, तभी तो लेफ्ट में आएगी अंदर फील्ड प्लेट की वजह से।
तो मान लिया एक प्लेट पे चार्ज क्यू है, दूसरे प्लेट पे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, तो पी पॉइंट कंडक्टर के अंदर लिया। हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड ऑलवेज जीरो होती है if there is no motion of charge, net motion of charge। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की अगर बात करें, कोई करंट नहीं है कंडक्टर में, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो करते हैं। चलिए कैसे करें, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखेंगे तो ई नॉट भी राइट डायरेक्शन में है, ई नॉट लेफ्ट वाली प्लेट ऐसे प्रोड्यूस करेगी, करेगी कि नहीं, लेफ्ट वाली प्लेट, और राइट वाली प्लेट ऐसे प्रोड्यूस करेगी यहाँ, तो लेफ्ट वाली राइट में है तो वो जुड़ जाएगी इसके साथ। लेफ्ट वाली प्लेट की एक सिंगल सरफेस पे होता है Q by 2 एप्सिलॉन, सिंगल सरफेस का फील्ड होता है सिग्मा by 2 एप्सिलॉन, ठीक। तो इस सरफेस का सिग्मा होगा Q by A, तो सिग्मा by 2 एप्सिलॉन, ओके। और इस वाले का अगर आप देखें तो इधर की तरफ मैं इसे मैग्नीट्यूड मान के चल रहा हूं, तो इसको पॉजिटिव अमाउंट मान के चल रहा हूं, अलग बात है Q बड़ा हो नेगेटिव आ जाए अलग बात है, पर अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। तो इस प्लस की वजह से इधर की तरफ होगी तो मैं घटा लेता हूं, Q minus Q is the magnitude divided by 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2e नॉट a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q माइनस Q प्लस Q इक्वल टू 0। तो Q आ रहा है Q माइनस Q by 2 माइनस a एप्सिलॉन नॉट इंटू e, मतलब Q by 2 से इतना कम हो जाएगा लेफ्ट वाली प्लेट, और राइट वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा वो Q माइनस Q है, यू विल गेट Q by 2 प्लस a एप्सिलॉन नॉट इंटू e। तो यहां की जो लेफ्ट प्लेट की चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा 1 होगी, ये सिग्मा 2 होगी, तो सिग्मा 1 होगा Q अपॉन एरिया, होगा कि नहीं। तो सिग्मा 1 अगर आप देखें तो ये यहाँ एरिया से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ये चार्ज डेंसिटी होगी लेफ्ट प्लेट की, राइट प्लेट पे इतना प्लस। इस सवाल से हम ये समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर रहे हैं। अब अगर हम तीसरे एग्जांपल में बात करें कि मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं बच्चों, चार्ज Q है, एरिया Q1 चार्ज है, एरिया A है, और इसके पास Q2 चार्ज है, एरिया A, लेकिन बीच की डिस्टेंस जो D है ये वेरी लार्ज, बहुत बड़ी। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि बहुत बड़ी है तो रहने दो, फिर इसके बीच में कोई फर्क नहीं, मतलब इसकी फील्ड इसको अफेक्ट नहीं करेगी, इसकी फील्ड इसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो फिर आप कह सकते हो दोनों प्लेट्स एक इंडिपेंडेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे होगा Q1 by 2 और इस पे कैसा होगा Q1 by 2, यहां पर भी Q2 by 2, यहां पर भी Q2 by 2। लेकिन जैसे जैसे प्लेट्स को पास लाएंगे बेटा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इसकी फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदलेगी, इसकी वाली इसको बदलेगी, यानी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा वाला ये बदल जाएगा अगर प्लेट्स पास हो जाएंगी। और हमें यही पढ़ना है कि अगर दो प्लेट्स पास में रखी हो, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हो, और बीच की जो डिस्टेंस हो वो इनके साइज के रिलेटिव में काफी छोटी हो ताकि हम इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा सके, तो उस केस में सभी सरफेस पे अलग अलग चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उसी की हमें चर्चा करनी है। बस उसका बैकग्राउंड तैयार किया गया है, तो पहले आप उत्तर लिख लो फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों अगर दो प्लेट्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं इससे पहले कि कुछ, जैसे मान लेते हैं Q1 Q2, ये दो प्लेट्स हैं और हमने पास पास रखा है इनको, एक पे Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज है, और इनके बीच की सेपरेशन काफी कम है, मतलब हम ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या यहाँ पे सराउंडिंग में उसमें हम इनफाइनाइट साइज की प्लेट का फॉर्मूला लगा सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि एक गैप जो हो वो प्लेट की साइज के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि अब इसके चार्ज पे जो होगा, इस प्लेट पे जो चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगी। तो Q1/2, Q1/2, Q2/2, Q2/2 इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट। तो मान लेते हैं बच्चों की इस तरफ चार्ज जो हमारा होगा वो x है, इस तरफ चार्ज हो जाएगा Q1 - x, ठीक है। अब सामने वाले पे जो चार्ज होता है, फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। क्यों होता है अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो फिलहाल माइनस का Q1 - x होगा, अभी मैं बस आपको लिख देता हूं। और यहां पर होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाए, इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया था, एक तरफ x होगा तो दूसरी तरफ Q1 - x होगा। नेट चार्ज इसका कंजर्व रहेगा। Q2 में से Q1 - x घटा दिया तो Q2 प्लस Q1 - x, ये राइट प्लेट पे चार्ज है। इन फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कैसे होगा, इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ एकदम बंद, ऐसे क्यूबॉइड टाइप, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह की फील्ड। तो अगर मैं इंटीग्रेशन E.dA इक्वल टू Q(in/ε0), और इस क्लोज, क्योंकि यहां पर भी E0 है, यहां पर E0 है, और यहां पर आप देख सकते हो कि अगर ये जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ऑलमोस्ट पैरेलल होगी सरफेस के, तो यहां पर क्या होगा, इन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और इन दोनों इन सरफेस से भी पास नहीं होगा, इनके भी पैरेलल होगी, तो केवल, और यहां पर फील्ड जीरो होगी, कंडक्टर के अंदर है चूंकि सरफेस, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, Q(in) 0 होगा, मतलब सॉरी E.dA क्लोज इंटीग्रेशन 0 होगा, तो Q(in) हमारा 0 हो जाएगा। Q(in) 0 होने का मतलब अगर एक तरफ बेटा जो भी होगा, व्हाटएवर मान लेते हैं, कुछ भी Q होगा तो यहाँ क्या होगा, -Q होगा, अगर यहाँ X होगा तो यहाँ y, और यहाँ Y होगा तो यहाँ -Y होगा, यहाँ सिग्मा होगा तो यहाँ -सिग्मा होगा। ओके, कुछ भी मान सकते हो। तो जितना चार्ज यहाँ होगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज होगा। तो इसलिए फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ये 4-5 हम जो रूल आपको एक तरह से बता देंगे, फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि इन 4-5 नियमों के आधार पर आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उनमें से एक रूल ये है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आए, ठीक है। ये प्रूविंग आपसे कोई नहीं पूछेगा, जस्ट एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आएगा। अब x कैलकुलेट करना है हमको। x अगर पता चल जाएगा तो सारे चार्जेस आ जाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और देखिए इस सरफेस पे हमारा ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये मैग्नीट्यूड हमने लिया, मान लिया है Q1 बड़ा है, x बड़ा है, सॉरी Q1 बड़ा है x से, तो ये भी पॉजिटिव मान के चलते हैं। मतलब ये जितना भी है ये मैग्नीट्यूड हम मान रहे हैं, माइनस है तो इसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन, प्रॉपर साइन का इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए करते हैं, तो ध्यान से देखना क्या कि किस तरह से पी पॉइंट पे फील्ड आएगी। तो देखो ये जो लेफ्ट वाली प्लेट होगी ये राइट की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगी। कितनी प्रोड्यूस करेगी, x/2a∈. और जो राइट वाला चार्ज होगा वो लेफ्ट की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो Q1 - x घटा देगी, है ना। कितनी फील्ड, तो ये हो गया फील्ड का मैग्नीट्यूड ये, और लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस कर रही है तो माइनस कर दिया हमने, ठीक। ये वाला जो चार्ज होगा ये राइट की तरफ, जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, राइट की तरफ, तो जुड़ जाएगी। मैं अब जोड़ दिया हमने, साइन डायरेक्शन यूज कर लिया, साइन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे Q1 - x/2a∈0, और ये वाला फिर लेफ्ट में चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो माइनस लिखेंगे Q1 + Q2 - x डिवाइड बाय 2a∈0 = 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म पूरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे से 2a∈0 कॉमन होकर खत्म हो जा रहा है। x - Q1 - Q2 + x = 0, तो x की वैल्यू Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2 आ रही है। इससे ये पता चलता है कि अगर हमने एक प्लेट पे Q1 चार्ज दिया है और एक प्लेट पे Q2 चार्ज दिया है, तो यहां पर जो है आउटर मोस्ट सरफेस पे Q1 + Q2/2 इस पे चार्ज आएगा, और x यहां जब रख दोगे तो इतना ही चार्ज Q1 + Q2/2 इस पे आएगा। अब Q1 + Q2/2 इस पे आएगा, Q1 में से घटा दोगे तो यहां बचेगा Q1 - Q2/2, और उसका ठीक अपोजिट Q1 - Q2/2 यहां पे चार्ज आएगा।
तो दूसरा नियम ये हुआ जो आपको याद रखना, ये सिर्फ 2 प्लेट्स के लिए वैलिड नहीं है, 4, 5, 10, 15 प्लेट के लिए वैलिड है कि जितना भी टोटल चार्ज होगा सिस्टम का Q1 प्लस Q2, आधा टोटल का आधा इधर और टोटल का आधा इधर आप करें। तो 2 नियम आपने पढ़ लिए, एक तो आउटर मोस्ट सरफेसेस पे टोटल चार्ज का हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आ जाता है चार्ज, अपीयर होता है, जितना टोटल चार्ज होगा उसका हाफ इधर होता है। पहला ये बेसिक रूल नियम याद रखोगे आप। फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, दूसरा नियम ये याद रखोगे। तीसरा आप कह सकते हो अगर कोई प्लेट आइसोलेटेड है, अकेली है, तो उसका चार्ज कंजर्व रहता है। चौथा, अगर 2 प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं या आइसोलेटेड सिस्टम का, मान लो 2 प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं, तो उन दोनों का मिला के कंजर्व रहेगा अगर वो तीसरे से कोई कनेक्शन नहीं है तो, ठीक है ना। तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है सवालों को सॉल्व करने के लिए। चौथा, अगर हम 2 प्लेट्स को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज फ्लो कर सकता है और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। और पांचवा, किसी भी एक प्लेट को हम ये बताएंगे अर्थिंग, किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर देंगे तो बाहर वाली सरफेस का ये वाला चार्ज हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 बातों को ध्यान में रख के हम सवालों को सॉल्व करते हैं। पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं, देखिए क्या है। ये मान लेते हैं हमारे पास बच्चों कुछ देयर आर 4 प्लेट्स, 4 प्लेट्स हैं हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ये C है, D है। इसको इनिशियल चार्ज Q दिया था, इसको 2Q दिया था, इसको -Q दिया था और इसको मान लेते हैं कितना 3Q है, यहां से ये 6Q दे दिया। चलिए, तो अब अगर हमसे कहा जाए सभी सरफेस पे चार्ज कितना कितना होगा, तो सबसे पहले टोटल चार्ज देख लो कितना है। तो 2Q -Q + Q 2Q 6Q 8Q है। 8Q का आधा इधर कर दो, आधा इधर, हाफ एम्पियर होता है दोनों साइड। फिर अब यहां से एंटर करना शुरू करो, कंजर्वेशन लगाते हुए चलो। इस पे टोटल Q है, एक तरफ 4Q है, तो Q में से 4Q घटा दोगे तो -3Q आएगा। सामने वाले पे उल्टा साइन होगा तो +3Q आएगा। फिर 2Q टोटल है, +3Q घटा दोगे तो -Q आएगा, सामने वाले पे +Q आएगा। -Q में +Q घटा दोगे तो -2Q आएगा, सामने वाले पे +2Q आएगा। इधर 4Q है तो अपने आप 6Q मैनेज। इस तरह से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे ना, किसी भी सरफेस की चार्ज डेंसिटी बता दोगे, ठीक। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं, हमसे किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। जैसे हमसे मान लो किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ, ध्यान रखना हमेशा सिंगल प्लेन चार्ज की जो फील्ड हमने पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी, अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट या Q/2 A एप्सिलॉन। एक कंडक्टिंग प्लेट पे 2 प्लेन चार्ज होते हैं, इसलिए इधर का σ1 है, अगर इधर का σ2 है तो कहीं पर भी σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट इस तरह की फील्ड हो सकती है। या अगर दोनों तरफ का सिग्मा जब सेम होता था तो σ/ε हो जाती थी कंडक्टर की फील्ड। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कंडक्टर नॉन कंडक्टर को झंझट में ही ना रखो, आप बस ये याद रखो सिंगल प्लेन चार्ज की फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट होती है या Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आओ देखो, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो देखो ये जो +4Q वाला है ये एक प्लेन चार्ज है, कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा 4Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो +4Q वाला है ये भी अवेव प्रोड्यूस करेगा, ये भी पॉजिटिव है तो उसकी वजह से भी अवेव आएगा, तो ये जुड़ जाएगा दोनों 4Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बचेगा 4Q/A एप्सिलॉन नॉट, इतनी फील्ड आएगी। बाकी देखो क्या होगा, ये -3Q वाली ऐसे प्रोड्यूस करेगी अपनी तरफ, +3Q वाली इधर प्रोड्यूस करेगी, खत्म हो जाएगी। -Q वाली ऐसे प्रोड्यूस करेगी, +Q वाली ऐसे प्रोड्यूस करेगी, खत्म हो जाएगी। इन दोनों का भी इसी तरह यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि बाहर के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे वो इस तरफ हो, वो केवल और केवल दोनों आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज के कारण होती है। आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज के कारण होती है जब बाहर की तरफ जो फील्ड होती है। तो बस आप क्या करना, कि जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, आप बस यहां खड़े हो जाना, आजू बाजू चार्ज देखना कितना नजर आ रहा है। आपने कहा अच्छा 4Q नजर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है तो 4Q/A एप्सिलॉन। यहां अगर हम बात करें तो इस 4Q के कारण इधर होगी और इस 4Q के कारण इधर होगी। अरे होगी कि नहीं, तो खत्म, कैंसिल। बताओ भैया, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, देखो तो अगर इस -3Q और इस 3Q की बात करें तो इस -3Q की वजह से इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगी।
तो 3q/2a/0 प्लस 3q/2a/0, तो इस तरफ फील्ड होगी 3q/ε। मैं तो हमेशा कहता हूं यहां बीच में खड़े रहो तो बचा 3q, ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दो, 3q/ε0, 2a/2a/0 होगी, जुड़ जाएगा तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों बाकी देखो, इसकी इधर रीजन में इधर की तरफ होगी, इसकी वजह से इधर की तरफ होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इस -2q की वजह से यहां ऐसी होगी, इस +2q की इधर ऐसी होगी, तो ये भी इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी जिस रीजन में खड़े हो उसके आजू बाजू जो चार्ज दिख रहा है उसी का फील्ड है, ध्यान रखना। तो अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो, प्लस से माइनस की तरफ यहां कितनी बचेगी, q/a/ε। इन दोनों की जोड़ने के बाद बाई 2 नहीं रहेगा, ठीक। यहां बोलो कितनी आएगी, 2q/a/0। तो बस अब आप डायरेक्ट लिखा करना इलेक्ट्रिक, बस अलग अगल बगल का चार्ज लिखना और सीधे लिख दिया करना, ठीक। अब मान लो प्लेट ए और प्लेट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, तो देखो फील्ड की डायरेक्शन हाई से लो होती है, हमें पता है ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है। तो अगर मैं यहां से जा रहा हूं फील्ड के अपोजिट, तो पोटेंशियल बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ाया था, V फाइनल माइनस ED cos थीटा, बताया था ना। 0 डिग्री में जाओगे तो -ED आएगा, मतलब E into D पोटेंशियल घट जाता था, ड्रॉप हो जाता था, याद करो पोटेंशियल ड्रॉप एंड गेन शब्द प्रयोग किया था मैंने वहां पे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, तो V2 - V1 क्या होगा, +ED, यानी पोटेंशियल ED गेन हो जाता है। तो पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप का डायरेक्ट यूज करते हुए हम यहां से पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो हमसे कहा है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो ड्रॉप एंड गेन लगा रहा हूं मैं, ड्रॉप एंड गेन। मैं जहां क्या पढ़ाया था, जब जिस प्लेट से चलना शुरू करो उसका पोटेंशियल लिख लो, VA, लेट पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज VA, ठीक। फिर फील्ड इधर की तरफ है, तुम उल्टा जा रहे हो, 180 पे जा रहे हो, फील्ड के अपोजिट फील्ड हाई से लो होती है, यानी तुम लो से हाई जा रहे हो, हाई की तरफ जा रहे हो, बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो जोड़ो कितना बढ़ जाएगा, E into D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3q/a/0। मान लेते हैं बीच का गैप यहां D है, यहां 2D है, यहां 3D है, ठीक। तो इंटू D कर दिया, इतना पोटेंशियल बढ़ गया, कहां आ गए, B। चाहो तो B के बराबर कर दो, और B पे नहीं रुकना है तो आगे बढ़ो, फिर फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, फिर बढ़ेगा q/a/0 into 2D, फिर फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, फिर बढ़ेगा into 3D, कहां पहुंच गए, D पे पहुंच गए। इस तरह से VA - VD निकल आएगा, चाहे VD - VA ले लो। बताओ भैया, आपसे कह सकता है कंडक्टर पे चार्ज देने के बाद कहेगा बताओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाने में किया गया वर्क डन यही तो होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने पूछा है, तो यहां से VD - V आ जाएगा। लेकिन पहले आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी, तभी आप जो है इस चीज को समझ पाए। बात समझ में आ रही है। तो 4 बेसिक सवाल यहां पर आपने देखे कि 4 तरह के सवाल आपसे यहां पे सीधे सीधे बन रहे हैं। एक तो डिफरेंट सरफेस का चार्ज पूछ रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा पोटेंशियल। ये 4 तरह के ग्राफ आपके सामने नजर, 4 तरह के क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन के साथ ग्राफ कैसा है वो पूछ सकता है, पोटेंशियल का पोजीशन के साथ ग्राफ कैसा है। तो 6 सवाल तो बहुत कॉमन से है जो पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है इन दोनों प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर है इस रीजन में। तो देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी। जैसे मान लो किस रीजन में बतानी है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी है, और वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इनटू 2D। एरिया प्लेट का ए है मान लो, बताएं भाई। तो इतनी एनर्जी स्टोर है कहां पे, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। ये 7वां सवाल समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे बनते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें हम वेरिएशन करेंगे, इसमें हम प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे आपस में, एक तो ये वेरिएशन है, और अर्थिंग वाला केस पढ़ाएंगे वो भी वेरिएशन, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। इसे मान लेते हैं कि हमारे पास
4 प्लेट्स हैं और दूसरी और चौथी को कनेक्ट कर दिया। ये गैप मान लेते हैं सभी में, चलो डी है। कुछ इनिशियल चार्जेस आपको दे दिए गए, सपोज इसमें क्यू है, इसमें -q, इसमें 2q है, इसमें 4q। जब तक अर्थिंग नहीं हो रही है तब तक आप कह सकते हो कि जितना टोटल चार्ज है सिस्टम पे उसका आधा इधर। अर्थिंग करने पे क्या होता है ना, अर्थ से चार्ज आता है या जाता है तो सिस्टम का टोटल चार्ज ही बदल जाता है। उस कंडीशन में सिस्टम पे जो टोटल चार्ज बचता है फाइनली उसका आधा आधा नजर आता है। तो पहले तो इनिशियल चार्ज का आधा आधा नहीं नजर आता। तो अभी जब तक अर्थिंग नहीं है तब तक चार्ज तो इतना ही रहेगा सिस्टम पे टोटल। तो टोटल जो इनिशियल चार्ज है सिस्टम पे उसका हाफ इधर हाफ इधर। अर्थिंग में क्या है, सिस्टम का टोटल चार्ज अर्थिंग के बाद ही बदल जाता है, क्योंकि अर्थ से कितना भी चार्ज आ सकता है कंडक्टिंग बॉडी पे कितना भी जा सकता है। आप देखते हैं तो सबसे पहले तो सारा चार्ज हमने जोड़ दिया 6q, तो इस तरफ लिख दिया 3q और इस तरफ लिख दिया 3q। बहुत ध्यान से देखना कैसे वेरिएबल बने। अब यहाँ पर 3q, ये प्लेट किसी से कनेक्टेड तो है नहीं तो इसका चार्ज कंजर्व रहेगा। तो एक तरफ q है एक तरफ 3q, घटाएंगे तो -2q है, सामने वाले पे +2। लेकिन इसका कनेक्शन है इससे, तो ये कंजर्व नहीं है, इसका चार्ज जो है वो कंजर्व नहीं है। तो अगर इसका चार्ज कंजर्व नहीं है तो -q में जब 2q घटाएंगे तो इट विल बी -3। क्या जाएगा, कुछ वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है ना, घटा नहीं सकते भाई, कंजर्व नहीं है ना। चलो तो यहाँ पे हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी नहीं लिख पा रहे, इसको निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सामने वाले पे कितना मानेंगे, -q। इसमें तो कंजर्व है तो 2q -q, तो 2q +q और इसका ठीक -2q +q। अब आइए हम इन दोनों का मिला के कंजर्व होगा चार्ज। आइए कंजर्व करते हैं, शायद q आ जाए, स्मॉल q ऐसे ही आ जाए। तो इसका पहले चार्ज था -q और इसका था 4q, बाद में है इसका 2q +q और इसका है -2q -q +3q। तो देखो भैया इधर है लेफ्ट हैंड साइड 3q, ये q से q कट गया, 2q से 3q बराबर 3q, ये तो ट्रू हो गया। मतलब यहां से वैल्यू ट्रू इसलिए हो गया क्योंकि एक रिजल्ट आपने डायरेक्ट यूज कर रखा है ना, उसी में सब यूज हो गया, यानी इससे बात नहीं बनी आपकी, लेकिन वेरीफाई हो गया कि चार्ज कंजर्व। ऐसा ना फेल हो जाता, मान लो 2q बराबर 3q आ जाता तो हम कहते रहे ये तो हो ही नहीं सकता। तो कम से कम वेरीफाई हो गया कंजर्व है चार्ज। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये दोनों में इनिशियल चार्जेस ये रहे होंगे, पर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल वाली प्लेट से लो पोटेंशियल वाली प्लेट पे फ्लो किया होगा तब तक जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो यानी, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट। तो कनेक्ट करते ही सब हो गया होगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो यहां पर इस रीजन में होगी 2q/a∈0, इधर होगी प्लस से माइनस q/a∈0 और इधर होगी 2q + q डिवाइड बाई a∈0, इधर होगी 3q/a∈0 और इधर होगी 3q/a∈0। तो मैं प्लेट B से D तक ड्रॉप एंड गेन लगाने वाला हूं। तो B से शुरू किया, प्लेट पोटेंशियल ऑफ प्लेट B इज VB। फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो घटेगा, तो माइनस q/a∈0 E × D, इतना कम हो जाएगा। फिर फील्ड की डायरेक्शन जा रहा हूं, फिर घटेगा 2q + q/a∈0 × D, और जहां पहुंच गया वो D है। और चूंकि VB बराबर VD है तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाए,
है ना, तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से माइनस हटा दो, Q प्लस 2Q प्लस Q बराबर 0, Q की वैल्यू माइनस Q। तो माइनस Q आते ही आपको सारे चार्ज प्रॉपर वे में पता चल जाएंगे इस पे कितना चार्ज है। तो फाइनल चार्ज अगर मैं बनाऊं तो 3Q इधर है, माइनस 2Q इधर है, प्लस 2Q इधर है, और ये माइनस Q आया है Q की वैल्यू, इधर प्लस Q होगी, इधर माइनस Q आया, इधर Q होगा, इधर माइनस Q। ये फाइनल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने गलत मांगी थी, जब इसको नेगेटिव रखोगे तो अपने आप पलटी मार, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है। तो अगर आप कोई दो प्लेट्स को, अगर आप बाहर वाली को भी कनेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से वेरिएबल मानना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। तो कनेक्ट अगर कर रहे हो आप तो इस तरह से आप करो। अब देखो अब अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं प्लेट का, मान लो हमारे पास 4 प्लेट्स, इसमें से एक को हमने की लगा के अर्थ से कनेक्ट कर, Q 2Q 3Q 4Q, सपोज ये इतना चार्ज है, इनिशियल चार्ज है चारों प्लेट्स पे। तो यहां पर एक चीज ये बताई जाती है कि अगर हम इनमें से किसी भी एक प्लेट को अर्थ करते हैं, ठीक है, चाहे इस वाली को कर दे, चाहे इस वाली को कर दे, चाहे इन दोनों को कर दे, बाहर वाली दोनों को, या किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर देंगे तो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज 0 हो जाता है। इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलता है। जैसे अगर हम सिर्फ आउटर प्लेट्स पे एक्सप्लेन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि आउटर प्लेट को अगर हमने कर दिया तो अर्थ से अगर कनेक्टेड है तो हमें पता है कितना भी चार्ज अर्थ से प्लेट में या प्लेट से अर्थ में आ जा सकता है, तब तक फ्लो करेगा जब तक अर्थ का पोटेंशियल प्लेट के बराबर नहीं हो जाता। और भाई रेफरेंस हम अर्थ को 0 मानते हैं, बहुत बड़ी बॉडी है, हम ये मानते हैं कितना भी चार्ज दे दो ले लो उसके पोटेंशियल पे नेग्लिजिबल पोटेंशियल होता है, तो हम रेफरेंस की तरह इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर यहां पर कुछ भी चार्ज है एक तरफ, कुछ भी दोनों तरफ होगा, Q है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगी इस रीजन में, है ना। तो जब हम इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा। अगर ये चार्ज दोनों 0 होंगे तभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इस रीजन में नहीं होगी। तो ऐसे भी कुछ समझने का एक तरीका हो सकता है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ से ला रहे हो तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, फील्ड ही नहीं है इस रीजन। समझ में आएगा। तो फील्ड ही नहीं है, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप इसको अर्थ करते हो तो बाहर वाली सरफेस पे हमेशा 0। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो बहुत अच्छी बुक्स लिखती हैं वो ऐसा लिखती हैं कि अगर हम बीच में कहीं किसी भी प्लेट को अर्थ करते हैं तो ये सिस्टम हमेशा अर्थ, देखिए जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का मौका मिलता है, जब भी बदलाव होता है किसी सिस्टम में और आपने कोई परिवर्तन किया और चार्ज अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बदलता है, आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज यहां से आ सकता है, कुछ यहां से जा सकता है और यहां की डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलेगी। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप को बदलते हैं तो हमेशा एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी, हमेशा अपनी मिनिमम एनर्जी करना चाहता है। तो हम ये कहते हैं, लोगों का ये कहना है जो विशेषज्ञ हैं कि सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और मिनिमम एनर्जी तब होती है जब ये आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाए। इवन बीच वाले को भी अर्थ कर दोगे तो ये इस रीजन में कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज 0 होगा तभी ऐसा होगा। तो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए वो आउटर मोस्ट सरफेस के चार्ज को इतना रिड्यूस कर लेता है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए और उस परिस्थिति में आउटर मोस्ट सरफेस का चार्ज। हालांकि इसकी प्रूविंग भी, ये हर चीज की एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रूविंग होती है, जैसे जैसे आप पढ़ते हो आगे जाके 12th के बाद। जैसे हम कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है तो कुछ इक्वेशंस होती हैं जो उसकी एग्जैक्ट प्रूविंग देती हैं, लाप्लास इक्वेशन होती है, उसका यूज भी होता है वहां पे। तो कहने का मतलब काफी चीजें हैं, मतलब मैथमेटिक्स का थोड़ा अच्छी मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि कुछ चीजें हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं 11th 12th लेवल तक, आगे आप जाओगे किसी से प्रूविंग भी हो सकती है, मिलेगी आपको,
ठीक है ना, पर अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, आप बस ये समझ रखो कि किसी के भी अर्थ करेंगे तो आउटकम ऑफ सरफेस का चार्ज 0 हो जाएगा। अब देखो यहां का 0 होगा, यहां का 0 होगा, इससे कुछ चार्ज आया होगा या गया होगा, तो इसकी इधर वाली प्लेट पे बताना मुश्किल है क्योंकि इस प्लेट का चार्ज कंजर्व नहीं है। तो अब आप इधर से एंट्री मारोगे, एक तरफ 0 है, टोटल 4q है, तो दूसरी तरफ कितना होगा 4q, बोलो जरा सामने पे, फिर कंजर्व करते चलो चार्ज, सामने वाले पे, फिर घटाओ, फिर कितना, ये हो गया सर। अगर ध्यान से देखो तो अगर हम तुमसे कहें कि बताओ प्लेट से अर्थ में कितना चार्ज गया है, मान लेते हैं प्लेट से अर्थ में x कूलम चार्ज गया है, तो देखो भैया x की वैल्यू निकालनी। देखो भैया पहले q चार्ज था प्लेट में, x चला गया अर्थ में, बचा कितना -9, तो x बराबर 10। ये है चार्ज फ्लोन फ्रॉम द प्लेट टू द अर्थ, प्लेट से अर्थ में फ्लो होने वाला चार्ज। अगर कोई ऐसे पूछे कि बताओ अर्थ से प्लेट में कितना गया, लेकिन सपोज y गया है, तो पहले इतना था, अर्थ से y आया और इतना हो गया, तो हम -10 क्यों बोलना पड़ेगा, है ना, देखो एक चीज गौर करने वाली है कि आप चाहे तो ये बोल दो कि प्लेट से अर्थ में 10q फ्लो किया है +10q, या अर्थ से प्लेट में माइनस, मोशन तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉनिक ही होगी, एक्चुअल लेवल पे देखें तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो एक चीज गौर करने वाली है, जब भी हम इस बाहर वाली में से किसी भी एक प्लेट को अर्थ करते हैं, बीच वाले में भी ऑब्जर्व करेंगे तो देखा ये गया है कि जितना टोटल चार्ज था सिस्टम वही फ्लो करता है कि नहीं, इतना ही फ्लो करता है अर्थ में, प्लेट से अर्थ में, ठीक है। जैसे देखो अगर तो कोई भी चार्ज, ये मान लो -q ले लो, ये मान लो 2q ले लो, ये मान लो 3q ले लो, और इसको अर्थ कर लो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ -q होगा, यहाँ +q होगा, भाई इधर 0 है इधर प्लेट, तो इधर q बचेगा, इधर -q बचेगा। अब आप देखो कितना फ्लो हुआ, 3q था, -q बचा, तो 4q फ्लो किया है, नहीं किया है, 4q फ्लो हुआ है यहाँ पे, और देखो सब जोड़ दो 4q ही होगा, अरे है कि नहीं, इस तरह से लिख लो इसको जल्दी से। एक सवाल, हाँ लिखना है अभी, लिखो लिखो, आप लोग कहिए कैसे करेंगे। ये D है, ये 2D गैप है, इसको भी अर्थ कर दिया हमने, इसको भी अर्थ कर दिया, इस पे Q चार्ज था, इस पे 2Q था, इस पे -Q था, ये इनिशियल चार्जेस हैं अर्थिंग के पहले वाले, ये बाद में की क्लोज कर लेंगे। देखिए एक गैप D है, ये 2D है, 2 की लगा के हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, ये इनिशियल चार्ज है अर्थिंग के पहले, दोनों को अर्थ कर दिया इसको, ठीक है। तो अब आपको बताना सभी सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, चलो जल्दी से फटाफट करें। 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, अब यहाँ नहीं रख सकते ना, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, दोनों जगह नोट, तो एक वेरिएबल डाल देते हैं कोई, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल q, यहाँ -q, यहाँ q +q, यहाँ -q, यहाँ अगर फील्ड लिखेंगे तो q/a इन दिस डायरेक्शन, यहाँ q + q/a इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है, यहाँ का भी 0 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल गेन या ड्रॉप लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए नेट। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, तो प्लेट A यानी 0 से शुरू करते हैं, तो 0 वोल्ट है इसका, तो 0,
फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप कर देते हैं पोटेंशियल q by a epsilon naught into t। a into t इतना घट जाएगा है ना, जीरो में से इतना कम हो जाएगा ड्रॉप। e into t फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर घट जाएगा q plus q डिवाइड बाय a epsilon naught into 2d, और जहां पहुंच जाएंगे वहां पर भी जीरो, क्योंकि नेट पे जो चेंज हुआ वो जीरो ही होना चाहिए। चलिए a epsilon naught d हटा देते हैं, तो माइनस d हटा देते हैं, तो q प्लस 2q प्लस 2q इक्वल टू 0, q इक्वल टू माइनस 2q बाई 3। अब आप q की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो माइनस 2q बाई 3 इधर है, प्लस 2q बाई 3 इधर आ जाएगा, ये 0। माइनस 2q बाई 3 पे q बाई 3 इधर आ जाएगा, माइनस q बाई 3 इधर आ जाएगा। अब आप देखो दोनों से कितना कितना फ्लो है, यहाँ प्लस 2q था, बचा माइनस 2q बाई 3, तो 2q प्लस 2q बाई 3 ये हो जाएगा 8q बाई 3 फ्लो हुआ है इससे फ्लो हुआ है, माइनस q था, माइनस q बाई 3 है, तो माइनस 2q बाई 3 फ्लो हुआ है, यहां से हुआ ना, माइनस 2q बाई 3 फ्लो, अरे हुआ क्यों? तो यहां पे अगर माइनस q था और बचा है माइनस q बाई 3, तो माइनस 2q बाई 3 इधर से फ्लो हुआ है और प्लस 8 बाई 3 q इधर से फ्लो हुआ है, तो नेट में 6q बाई 3 यानी कि 2q फ्लो हुआ है टोटल दोनों से मिला के, और टोटल था 2q। मतलब ये ऑब्जर्व किया गया है, जितना सिस्टम पे चार्ज होता है पूरा अर्थ में चला जाता है, चाहे एक को अर्थ करो चाहे दोनों को कर दो। ऐसा मैं बोल नहीं पाऊंगा 100%, लेकिन उस पर भी एक देखते हैं, बीच वाली को भी रख करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या सिचुएशन आएगी। मतलब चार्ज पूरा एब्जॉर्ब कर रही, एक तरह से जितना नेट चार्ज जीरो कर दे रही सिस्टम का, मिनिमाइज कर दे रही एनर्जी। नेट चार्ज जीरो करने का बच्चों मतलब ये एक तरह से कैपेसिटर वाला सिस्टम कुछ बना दे रही। एक कैपेसिटर होता है ना कि दो प्लेट्स के बीच में रीजन में, भाई यहाँ पर जीरो करने से क्या होगा ना, एनर्जी मिनिमाइज होगी। अगर यहाँ चार्ज होगा तो दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फील्ड में ही तो एनर्जी स्टोर होती है ना, तो आउटर सरफेस में चार्ज जीरो करेगा, बेसिकली इस रीजन में एनर्जी नहीं, एनर्जी बस इन रीजन में बचेगी। तो ऐसा करने में हमेशा चार्ज को मिनिमाइज कर दे रही, तो बेसिकली ये दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन टाइप को समझ सकते हैं। ये दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ के बीच में है ऐसा, और एक यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसा, और ये दोनों आपस में जुड़े हैं ऐसे, 0 0 दोनों जोड़ दो, इस तरह का केस है ये, है ना। चलिए, तो अगर हम एक का सवाल कर लेते हैं जिसमें हम बीच वाली प्लेट को अर्थ कर लेते हैं। चलिए, मैं अभी सिर्फ इस पे 3 प्लेट का सवाल करा देता हूं। ये Q, ये 2Q और ये 3Q है, और ये D मान लेते हैं, ये D मान। बीच वाली प्लेट को हमने अर्थ कर दिया, तो सबसे पहले हम यहां जीरो कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां जीरो करेंगे, इसके ना इधर पता है ना इधर पता है, लेकिन इस पे कर्सर रहे चार्ज, इस पे भी कर्सर रहे चार्ज। इधर जीरो है तो पूरा प्लस क्यू इधर रहेगा, उसका ठीक अपोजिट माइनस क्यू इधर रहेगा। अब इसमें घटा के इसको नहीं बता सकते क्योंकि ये फ्लो हुआ है ना, कर्सर नहीं, लेकिन इधर जीरो है तो इधर 3Q है, तो इधर कितना रहेगा माइनस। अरे बताओ ना। अब आप देखिए इस प्लेट पे पहले 2Q था टोटल, बाद में है टोटल -4Q, तो 2Q में से मान लो X फ्लो कर गया, बचा है -4Q, तो X बराबर कितना है 6, यानी भाई साहब 6Q फ्लो हुआ टोटल जोड़ो है, यानी जो भी एनर्जी है इन रीजन में है, इन रीजन में एनर्जी खत्म, मिनिमाइज कर रहा है एनर्जी सिस्टम, और हमेशा नेट चार्ज जीरो कर लेता है, इसलिए यानी भाई साहब अगर स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ ये सवाल आ गया तो अब तुम सॉल्व नहीं करोगे। हाँ, ये तो बात है, ये बात तो है। अगर एक एक्सटर्नल फील्ड लगा देगा तो बिल्कुल बेसिक से गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से।
एससी वर्मा सर ने एक सवाल दिया है रिपोर्ट में इस कॉन्सेप्ट बंसल में एक सवाल है ना सब्जेक्टिव पैराग्राफ 5 ऐसा सवाल है ये इस पे तुम्हारा वो नियम नहीं लगेगा आधा आधा वाला। इस पे अगर हम कहें कि चलो ये Q है, इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज और Q1 की वैल्यू कुछ अगर हम चलो Q दे दे, इस पे Q1, इस पे Q2 और देयर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। देखो बंदा अगर ये E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और तब Q1 Q2 हो तब अलग अलग सरफेस पे तब ये Q1 plus Q2/2 Q1 plus Q2/2 नहीं लगेगा। ये होमवर्क है तुम्हारा, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। एक शेयरिंग का और पढ़ाते हैं, ये सवाल देखें जरा क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये लिख लिया है। एक कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे एक कंडक्टर है, इस पे Q1 चार्ज है, इसकी रेडियस R1 है और काफी दूर एक कंडक्टर रखा है, इस पे Q2 चार्ज है, इसकी रेडियस R2 है और ये लार्ज डिस्टेंस पे रखा है, लार्ज डिस्टेंस पे दोनों रखे हैं बच्चों। कितनी डिस्टेंस पे? लार्ज डिस्टेंस पे। तो अब हमने क्या किया, ये की पहले इनिशियली ओपन है, इस की को क्लोज कर दिया। लार्ज डिस्टेंस मैथमेटिकली बहुत ज्यादा मान के चलेंगे, इनफाइनाइट जैसा तो कैसे। तो इन्होंने कहा कि बताओ इस की को क्लोज करने के बाद फाइनल चार्ज कितना होगा दोनों पे, दोनों का पोटेंशियल कितना होगा और कितनी एनर्जी लॉस होगी। मैं हमेशा कहता हूं जब भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर्स में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्ज फ्लो होता है अपनी जगह से, चार्ज चला मतलब करंट फ्लो हुई, और अगर करंट फ्लो हुई है तो मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होता है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो हमेशा एनर्जी लॉस होती है। अगर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, पर अगर बदलाव हुआ है तो डेफिनेटली एनर्जी लॉस होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ Q1 फाइनल चार्ज है, यहाँ Q2 फाइनल चार्ज है, लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाली बॉडी में फ्लो करता है, तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो फाइनल पोटेंशियल दोनों का लेट अस सपोज भी हो कॉमन हो। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। सबसे पहले दोनों का चार्ज टोटल कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज, और दोनों का फाइनल कॉमन पोटेंशियल होगा K Q1 फाइनल डिवाइड बाय R1। अब देखिए इसका पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, कुछ इसके कारण भी होगा, लेकिन इससे डिस्टेंस इनफाइनाइट मान लिए, बहुत ज्यादा मान लिए, तो इसका पोटेंशियल मेनली इसके कारण होगा, इसकी वजह से यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बताओ बेटा। तो यहां पर K Q2 फाइनल डिवाइड बाय R2 ये दोनों बराबर होंगे, यही दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा। यहां से तुम देख पा रहे हो कि Q1 फाइनल डिवाइड बाय Q2 फाइनल इक्वल टू R1 बाय R2, यानी R1 बाय R2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे चार्ज। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो फाइनल चार्ज है वो रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। मैं कभी भी दो इक्वेशन सॉल्व नहीं करता। तो मैं समझो कि टोटल चार्ज Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है, टोटल चार्ज को किस रेशियो में डिवाइड करना है? रेडियस के रेशियो। तो भैया अपनी ऑब्वियस सी बात है, इतना चार्ज है R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो पहले वाले पे उसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। अनुपात समानुपात पढ़ाया जाता है 7वीं क्लास में, तब सिखाया जाता है कि नंबर को 2:3:5 रेशियो में डिवाइड करना हो तो पहला हिस्सा कितना आएगा? नंबर इनटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5 बताया जाता है कि तो वही है। तो दूसरे का चार्ज क्या होगा? फाइनल Q1 प्लस Q2, जो टोटल चार्ज है R2 अपॉन R1 प्लस। कॉन्सेप्ट यही है, एनर्जी लॉस बाहर से तो कोई एनर्जी दे रही, अगर हीट जनरेट हो रही है तो टोटल एनर्जी में लॉस हो रहा होगा। इंटरैक्शन एनर्जी दोनों की जीरो होगी क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट ले रखी है। बताओ ये तो इनिशियल एनर्जी होगी पहले वाले की सेल्फ एनर्जी, सेल है हमारा कंडक्टर,
तो पहले वाले की सेल्फ एनर्जी इतनी थी, दूसरे वाले की सेल्फ एनर्जी इतनी थी, बोलो भैया। और इंटरेक्शन एनर्जी के Q1 Q2 बाय इनफाइनाइट है, तो ये तो थी नहीं, बताओ भैया। फाइनल एनर्जी जो होगी दोनों की सेल्फ, वो के Q1 फाइनल डिवाइड बाय होल स्क्वायर बाय 2r1, के Q2 फाइनल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2r2, और बाद में ये तो जीरो तब भी रहे। तो इन दोनों को घटा दोगे तो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इनिशियल एनर्जी माइनस 5, जब हीट लॉस होती है इनिशियल ज्यादा फाइनल कम बचती, इस तरह से हीट लॉस निकालना। अब हम कह रहे हैं 10 कंडक्टिंग स्फीयर हो, दूर दूर रखे हो, सबको जोड़ दे आपस में, तो सभी का भी चार्ज जो फाइनल होगा वो r के रेशियो में डिवाइड होता है, दैट्स ऑल। तो पहले वाले पे जो चार्ज होगा Q1 फाइनल, वो टोटल चार्ज जो होगा R1 अपॉन सिग्मा R1 सिग्मा Ri। दूसरे वाले पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q टोटल R2 अपॉन सिग्मा Ri। समझ रहे ना, तीसरे वाले पे चौथे वाले पे ऐसे आप निकलता जाए पोटेंशियल से। कॉन्सेप्ट लगाओगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल प्लस Q3 फाइनल Q4 फाइनल, पोटेंशियल सबके इक्वल करते चले जाओगे। काहे क्वेश्चन इतनी सारी सॉल्व करो, बेसिक पकड़ो ना, मैथमेटिकली थोड़ा स्ट्रांग हो। ठीक है भैया। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज पे भी प्रश्न आए 2011 के आईआईटी एडवांस पे, इस कांसेप्ट पे सवाल है। ठीक है, उन्होंने पोटेंशियल फेज पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q1 अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर, और फाइनल क्या होगी, Q1 फाइनल अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई 4 पाई r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो इस तरह से आप इसको करेगा। ये टॉपिक खत्म होता है, एक क्वेश्चन हमको डिस्कस कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या है, उसमें दिमाग लगा देते हैं, इसको क्लोज करते हैं।